हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संचार मॉडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। तो ये इस वीडियो को सिर्फ और आप जो है पूरा का पूरा वीडियो आप देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और यहाँ पर बस आपको सुनना है और आपको सारे मॉडल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जितने प्रकार के मॉडल हैं उसको हम उदाहरण के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ में आपको पिक्चर्स भी दिखाते हुए चलेंगे, जिससे कि बिल्कुल ही आपको मॉडल क्लियर हो जाए। चलिए फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। संचार मॉडल, तो यहाँ पर जो संचार मॉडल है, डेनिस मैकवेल की पुस्तक मास कम्युनिकेशन थियरी के अनुसार एक मॉडल जनसंचार की गतिशील प्रक्रिया के कुछ पहलू का मौखिक या आरेखीय रूप में एक चयनात्मक प्रतिनिधित्व है। ओके, ये इनकी परिभाषा है डेनिस मैकवेल के द्वारा, जो इन्होंने अपनी बुक मास कम्युनिकेशन थ्योरी के में दी हुई है। ओके, इसको दूसरे शब्दों में भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। संचार के मॉडल हमें संचार स्थिति के विभिन्न पहलुओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि जो संचार की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है और यहाँ ये चुनौतीपूर्ण भी होती है, क्योंकि इसमें बातचीत कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है, इसको जानना और समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से मॉडल तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि संचार के मॉडल हमें संचार स्थिति के विभिन्न पहलुओं का मतलब है कि कौन संचार कर रहा है, इसका मतलब है कि वक्ता क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, जो श्रोता है वो क्या समझ रहा है, किस अर्थ में उसको समझ रहा है, कौन से माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, किस जो है मीडियम का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे उसको ट्रीट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं संचार में, कम्युनिकेशन, जब हम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर मॉडल के द्वारा इसको बहुत ही सरल बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संचार को समझने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ही मॉडल तैयार किया गया है। मॉडल प्रक्रिया को प्रतीकात्मक और वैचारिक रूप से दर्शाया जाता है और ये बातचीत की जो क्रिया होती है उसको क्या करता है, सरल बना देता है और ये भी मदद करता है कि संचार कहाँ और किसके साथ हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ में कौन संचार की शुरुआत कर रहा है, कौन उसको सुन रहा है और कौन सा माध्यम है, जो अभी हमने बताया। ठीक है, वो सारी चीजें समझने में मॉडल मदद करता है। संचार जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक तो रैखिक है, इंटरैक्टिव है और लेन देन मॉडल है। ठीक है, ये 3 श्रेणियां हैं और प्रत्येक मॉडल संचार की प्रक्रिया पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। चलिए फिर आते हैं आप मॉडल पर, इसके प्रकार पर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, पहला है संचार का रैखिक मॉडल, जिसे कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, लीनियर मॉडल, तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हो रैखिक मॉडल। तो यहां पर देखते हैं, रैखिक संचार में प्राप्तकर्ता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त किए बिना संदेश भेजना शामिल होता है। इसका मतलब है कि इसमें जो रैखिक संचार मॉडल है उसमें फीडबैक की बात नहीं की जा रही है, प्रतिक्रिया की कोई भी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ये एक तरफा संचार होता है, एक तरफा संचार पद्धति, इसका मतलब है वन वे कम्युनिकेशन होता है ये। ओके, जो एक साथ व्यक्तियों के बड़े समूह तक संदेश पहुंचाने के लिए उपयोगी हो सकती है और ये जो है संचार सूचना प्राप्त करने की तुलना पर किस पर ज्यादा ध्यान देता है, वक्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, और रैखिक संचार के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें लिखित सामग्री, रेडियो और टेलीविजन शामिल होता है। इसका मतलब जो रैखिक संचार होता है उसमें जो सामग्री का यूज किया जाता है वो लिखित सामग्री, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, जो कि एक बड़े समूह में यूज किया जाता है और ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक तरफा संचार होता है। चलिए अब इसके अंतर्गत जो मॉडल आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें आता है अरस्तु का मॉडल। अरस्तु का मॉडल जो है रैखिक संचार के सबसे पुराने मॉडलों में से एक है, सबसे पुराना मॉडल है ये। वन मिनट, ये पुराने मॉडलों में से एक है और इसमें 5 प्राथमिक तत्व, वक्ता, भाषण, श्रोता, अवसर और प्रभाव शामिल है। और इसमें जो अरस्तु का मॉडल है
ये चूंकि रैखिक मॉडल है तो इसमें क्या है, वक्ता और भाषण पर ध्यान केंद्रित होता है मुख्य रूप से। और ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो श्रोता है, जो सार्वजनिक भाषण के माध्यम से अपने दर्शकों को प्रभावित करने की जिम्मेदारी रखता है। इसमें जो श्रोता है वो निष्क्रिय है, क्योंकि वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई भी फीडबैक नहीं देता। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो रैखिक संचार मॉडल है उसमें फीडबैक इंक्लूड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर श्रोता निष्क्रिय है और भाषण से प्रभावित है। ये संचार प्रक्रिया को स्पीकर से रिसीवर तक एक तरफा बनाता है। ओके, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक राजनेता जो कि वक्ता है, चुनाव जो कि एक अवसर है के समय नागरिकों जो कि एक श्रोता है से वोट पाने के लिए भाषण देता है। ठीक है, नागरिक केवल तभी वोट देते हैं जब वे उन बातों से प्रभावित, यानी कि जब उन पर प्रभाव होता है भाषण का, ठीक है, तभी वो वोट देते हैं जो राजनेता अपने भाषण में कहते हैं। तो आप देख ही रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम पर चुनाव का माहौल है, तो फिर जब जो राजनेता अच्छा भाषण देता है, अच्छे वादे करता है लोगों से, तो उन्हीं से जिनसे उनसे लोग प्रभावित होते हैं और उनको वोट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो उनकी भाषण से प्रभावित हो रहा है, बातों से प्रभावित हो रहा है, वो क्या है, वो प्रभाव है जिससे प्रभावित हो करके वो उनको वोट दे रहे हैं। राजनेता एक वक्ता है और चुनाव वो अवसर है जो उसको ये मौका दे रहा है लोगों को प्रभावित करने का। ठीक है, और नागरिक श्रोता है और जो भाषण दे रहा है वो है स्पीच। तो यहाँ पर 5 तत्वों का यूज हो रहा है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट। ठीक है, स्पीकर मीन्स वक्ता हो गया, स्पीच का मतलब भाषण हो गया, ओकेजन वो अवसर हो गया, और ऑडियंस श्रोता हो गए, इफेक्ट यानी कि जो उन पर प्रभाव डाल रहा है। ओके, तो ये है अरस्तु का मॉडल। इसमें कुछ कमियां भी हैं अरस्तु के मॉडल में। तो इसमें एक तो है कि फीडबैक की कोई अवधारणा नहीं है, ये वक्ता श्रोता केवल एक तरफा तरीका है, और शोर और बाधाओं की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की जा रही है, जबकि कम्युनिकेशन में ऐसा होता है। ठीक है, और इस मॉडल का उपयोग केवल सार्वजनिक भाषण में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें वक्ता और भाषण पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है, ना कि श्रोता की प्रतिक्रिया पर। केवल वक्ता कहता है और जो श्रोता है वो सुनते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे मॉडल पर। दूसरा मॉडल है लॉसवेल फॉर्मूला, या फिर इसको हम लॉसवेल मॉडल भी कह सकते हैं। यह मॉडल हेरोल्ड डी लॉसवेल ने प्रतिपादित किया, और ये अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री थे। इन्होंने संचार का ऐसा फॉर्मूला दिया जो प्रश्न के रूप में था। उन्होंने बताया कि संचार की प्रक्रिया को अगर हमें समझना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि उसमें 5 प्रश्नों की तलाश की जाए। अब वो कौन से 5 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कौन, क्या कहा, किस माध्यम से, किससे और किस प्रभाव से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश भी लिख दिया है तो आप समझ सकते हो। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पिक्चर है। हु, कौन, कौन का मतलब हो गया कम्युनिकेटर, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है। क्या कहा, सेज व्हाट, इसका मतलब हो गया मैसेज। ठीक है, किस माध्यम से, यानी कि किस चैनल, मीडियम, और किससे, इसका मतलब हो गया रिसीवर जो कि सुन रहा है, और किस प्रभाव से, इसका मतलब हो गया उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने भी 1 2 3 4 5 जो है तत्वों की बात की है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप टीवी पर एक सूचना वाणिज्यिक चैनल, यानी कोई भी बिजनेस चैनल आप देख रहे हो, और उसमें एक जो है सूटकेस विक्रेता, मिस्टर सैंडर्स उनका नाम है, जो सूटकेस विक्रेता का विज्ञापन कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने ब्रांड के सूटकेस को सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रचार कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि लाखों दर्शक उनकी प्रस्तुति देख रहे हैं, जो सैंडर्स हैं एक उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ने के लिए कृत संकल्प है। तो प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हो कि जो टीवी में बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, तो उसमें जो भी उसका ऐड कर रहा होता है, तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जिस चीज का, जिस ब्रांड का वो ऐड कर रहा है, वो लोगों पर अच्छा प्रभाव डाले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी बिक्री हो, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, पैसा आए उनके पास में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा करके वो क्या कर रहा है, वो ब्रांड जागरूकता हासिल कर रहा है, और अपने उत्पाद को बाजार में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रचारित कर रहा है, और परिणाम स्वरूप बिक्री राजस्व बढ़ा रहा है। ओके, तो इस उदाहरण में अब क्या है, देखिए जो सैंडर्स हैं वो संचारक है, इसका मतलब है कम्युनिकेटर है, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, और वो संदेश दे रहे हैं। संदेश क्या दे रहे हैं कि सूटकेस के अपने ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रचारित करना, ये उनका संदेश है। ठीक है, यानी कि मैसेज, कम्युनिकेटर क्या दे रहा है, मैसेज दे रहा है। हु का मतलब हो गया संचारक, और हु सेज व्हाट, इसका मतलब हो गया मैसेज। ओके, और इन विच चैनल, इसका मतलब माध्यम, और माध्यम क्या है यहाँ पर, टेलीविजन के माध्यम से वो संदेश दे रहा है।
दर्शक कौन हो गए? टीवी दर्शक हो गए, यानी कि टू होम, किसको? टीवी दर्शक को। और ऐसा करके विद व्हाट इफेक्ट, यानी कि प्रभाव के साथ, जो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है वो क्या है कि वो ब्रांड की जागरूकता बढ़ा रहा है और बिक्री राजस्व बढ़ा रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस आप ध्यान से इसको सुनते जाइए। इसमें भी कुछ कमियां हैं, ये भी एक रेखीय संचार प्रक्रिया को दर्शाता है, यानी कि ये भी ये वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें भी फीडबैक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, संचार की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और इस मॉडल में संचार के दौरान जो व्यवधान या रुकावट होती है उसको नजरअंदाज, यानी कि जैसे कि अरस्तु के मॉडल में हमने देखा कमियां थी, फीडबैक की कमियां थी, और जो शोर की बात नहीं की जा रही थी, जो रुकावट है, कम्युनिकेशन जो बैरियर है उसकी भी बात नहीं की जा रही थी, तो वैसे ही इसमें भी ये कमियां हैं। अब आते हैं हम तीसरे मॉडल पर। यहां पर है शैनन और वीवर मॉडल। ठीक है, और शैनन और वीवर मॉडल को बेस्ट मॉडल माना जाता है। इन्होंने गणितीय प्रारूप में इसको प्रतिपादित किया, और ये कब किया है? 1949 में अमेरिका के क्लाउड ईस्ट शैनन और वॉरेन वीवर ने संयुक्त रूप से इसको प्रतिपादित किया, यानी कि इस मॉडल को दिया, जो मूलतः टेलीफोन द्वारा संदेश भेजने की प्रक्रिया पर आधारित। संप्रेषण का मतलब होता है भेजना। ठीक है, तो टेलीफोन द्वारा संदेश संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पर आधारित है। और इस मॉडल में प्रदर्शित संचार जो तत्व हैं वो है स्रोत, ट्रांसमीटर, सिग्नल, प्राप्तकर्ता, गंतव्य स्थल यानी कि डेस्टिनेशन, और शोर। इस प्रक्रिया में शोर एक प्रकार का व्यवधान है जो कि जो संचार का प्रभाव है उसको क्या कर रहा है? कमजोर करने का काम करता है। शैनन और वीवर के गणितीय संचार प्रारूप को अभियांत्रिक व सूचना सिद्धांत प्रारूप, इंग्लिश में इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन थियरी फॉर्मेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गणितीय प्रारूप में इसको प्रतिपादित किया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने शोर को ऐड किया हुआ है शैनन और वीवर ने, जो कि इसके पहले हमने जो मॉडल पढ़े, अरस्तु का मॉडल पढ़ा लॉसवेल का, तो उसमें ये शोर की बात, बैरियर की बात नहीं की जा रही थी। तो ये इनका आरेखीय है। देखिए, तो इसमें सूचना स्रोत यानी कि संचारक है, जो संदेश दे रहा है, किसके माध्यम से दे रहा है? टेलीफोन के माध्यम से दे रहा है। सूचना प्रेषक यानी कि जो सेंडर है। ठीक है, अब वो जो टेलीफोन के माध्यम से अपनी सूचना दे रहा है, और वो कैसे पहुंचेगा? सिग्नल के रूप में, और संचार मार्ग से होते हुए कहां पहुंचेगा? रिसीवर के पास में, यानी कि जो श्रोता है उसके पास में, वो उसको ग्रहण करेगा, और फाइनली जब वो प्राप्त कर लेगा मैसेज को, फिर वो अपने गंतव्य स्थल, यानी कि गंतव्य स्थल का मतलब, डेस्टिनेशन का मतलब हो गया श्रोता ही गंतव्य स्थल होगा, यानी कि जब वो मैसेज को ग्रहण कर लेगा तो वो उस मंजिल तक यानी कि रिसीवर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? शोर यानी कि तारों में घरघराहट। अगर मान लीजिए जो संचार मार्ग यानी कि सिग्नल से होता हुआ, सिग्नल के रूप में ही पहुंचेगा, तो संचार मार्ग में अगर कोई बाधा आ गई, यानी कि कोई शोर है, तारों में घरघराहट है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए वो टेलीफोन के माध्यम से या फिर माइक के माध्यम से अगर दे रहा है, तो तारों में अगर कोई गड़बड़ी होगी, उससे शोर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सूचना है यहाँ पर वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी रिसीवर के पास। ठीक है, बैरियर की वजह से। अब इसकी कमियां जो हैं देख लेते हैं। कमियां इनके में भी हैं, शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप। इसमें मुख्यतः दो प्रश्नों पर आधारित है। पहला तो यह है कि संचार मार्ग में जो सूचना भेजी जा रही है उसको किस प्रकार उसके वास्तविक रूप में प्रापक यानी कि रिसीवर तक पहुंचाया जाए। एक तो पहला क्वेश्चन ये है, इस पर आधारित है। और दूसरा है कि संचार मार्ग में शोर के कारण सूचना कितनी कमजोर हो रही है, कितनी विकृत हो रही है। दो चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें भी कहीं भी फीडबैक का उल्लेख नहीं है, और इसी कमी के कारण जो शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप है उसको एक तरफा कहा जाता है। यानी इनमें एक कमी है, कौन सी? फीडबैक। इसमें भी जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, उससे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही। ओके, तो इसको मैं जरा, नेक्स्ट इज संचार का एसएमसीआर प्रारूप। ओके, तो चलिए, संचार का जो एसएमसीआर प्रारूप है वो, इसको बर्लो का मॉडल, इसको किसने दिया है? डेविड के बर्लो ने साल 1960 में दिया है, और इन्होंने अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, इसको परिभाषित किया था।
और बर्लो का मॉडल शैनन और वीवर मॉडल का ही विस्तार है। ये इसमें 4 चरण बताए गए हैं। SMCR जैसा आप देख रहे हो, SMCR, एस का मतलब हो गया सोर्स, हिंदी में प्रेषक कहेंगे। एम का मतलब हो गया मैसेज यानी कि संदेश, और सी का मतलब चैनल माध्यम, और रिसीवर यानी कि प्रापक या फिर प्राप्त करता। तो ये भी रेखीय मॉडल में ही आता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स ये आप देख सकते हो। सोर्स यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, सोर्स। तो सोर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन जो संप्रेषण कौशल उसके अंदर होना चाहिए। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग उससे प्रभावित हो सके, ठीक है, उसका एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, जिस टॉपिक पर वो बात कर रहा है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ में जिस एरिया में जहां पर वो बात कर रहे हैं, जिस समुदाय में वो बात कर रहे हैं, वहां के लोगों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वहां के जो सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है, सोशल सिस्टम है, उसके बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि वहां के लोगों पर, जहां पर वो भाषण दे रहा है, जहां पर वो स्पीच दे रहा है, वहां के लोगों की जो कल्चर है वो जो है उसको कोई ठेस ना पहुंचे, उनके सोशल सिस्टम को कोई ठेस ना पहुंचे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें क्वालिटी सोर्स के अंदर होना चाहिए। मैसेज में क्या क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, तत्व यानी कि कंटेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका, ये कोड, और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से वो अपने मैसेज को पहुंचा रहा है प्राप्तकर्ता तक, तो किस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है, तो ये मैसेज में होना चाहिए, ठीक है। चैनल यानी कि किस माध्यम से जो प्राप्त करता है, रिसीवर है, उसके पास जो मैसेज पहुंचेगा वो कैसे पहुंचेगा, किस माध्यम से पहुंचेगा, देखकर, सीइंग, हियरिंग सुनकर, टचिंग यानी कि छूकर, स्मेलिंग गंध से, और टेस्टिंग टेस्ट करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, माध्यम है। अब रिसीवर में भी जो जो क्वालिटी सोर्स के अंदर होनी चाहिए वही वही क्वालिटी रिसीवर के अंदर भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर, क्योंकि उसको भी चीजों को जो सोर्स कह रहा है, भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, उसको समझने के लिए भी ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इन्होंने जैसे कि अभी इसके पहले हमने पढ़ा शैनन और वीवर का मॉडल जो था, तो उसको इन्होंने विस्तार रूप में, यानी कि उन्होंने सोर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैसेज, चैनल और रिसीवर में क्या क्या तत्व होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसको भी डिटेल में बताया है डेविड के बर्लो ने। ओके, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे टेलीविजन पर आप समाचार देखना, बर्लो के इसका बेस्ट उदाहरण है। इस मामले में समाचार प्रस्तुतकर्ता समाचार का स्रोत है, यानी कि जो समाचार दे रहा है, समाचार पढ़ रहा है, वो क्या है, वो स्रोत है। और दर्शक तक पहुंच रहा है, दर्शक क्या है, वो रिसीवर है। और समाचार संदेश है, यानी कि जो समाचार हम सुन रहे हैं वो क्या है, मैसेज है। टेलीविजन क्या है, वो चैनल है। और दर्शक जो है संदेश के प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, यानी कि SMCR स्रोत, SM मैसेज यानी कि समाचार, और टेलीविजन चैनल है, C, और R रिसीवर प्राप्त करता है। ओके, अब आते हैं हम दूसरे मॉडल पर। अभी तक हम रैखिक मॉडल पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं इंटरेक्टिव मॉडल पर। इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है, ये मॉडल अधिक गतिशील मॉडल है। और इंटरेक्टिव संचार मॉडल फीडबैक के साथ दो तरफा संचार को संदर्भित करते हैं, यानी कि इसमें फीडबैक भी इंक्लूड होता है। इस वजह से ये दो तरफा संचार होता है। हालांकि इंटरेक्टिव संचार मॉडल के भीतर प्रतिक्रिया एक साथ नहीं होती, बल्कि धीमी और अप्रत्यक्ष होती है। इंटरेक्टिव संचार तब होता है जब बातचीत में हर किसी में केवल संदेश भेजने वाला और प्राप्तकर्ता शामिल हो, यानी कि जो संदेश दे रहा है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है। रैखिक मॉडल के विपरीत संचार का जो इंटरेक्टिव मॉडल है वो प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, यानी कि इसमें फीडबैक होता है, जबकि रैखिक मॉडल में प्रतिक्रिया नहीं थी, फीडबैक शामिल नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी कोई प्रेषक, सेंडर मैसेज दे रहा है, सूचना दे रहा है, तो जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, वो अपनी राय भी साझा कर सकता है, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। इसी वजह से इसको टू वे मॉडल कह सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, दो सहकर्मियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत या काम के माहौल में ईमेल का आदान प्रदान, ये जो है इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं इसके अंदर जो मॉडल है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला आता है ऑसगुड श्रैम का संचार प्रारूप, ठीक है। इस मॉडल को चार्ल्स E ऑसगुड और विल्बर श्रैम ने
1954 में प्रतिपादित किया। इनके मॉडल के अनुसार कोडिंग और डिकोडिंग एक प्रभावी संचार की दो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। यानी कि जो ऑस्गुड और श्रेम का मॉडल है, इन्होंने इनकोडिंग और कोडिंग और डिकोडिंग दोनों पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। इन्होंने बताया भी है कि एनकोडिंग होती क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। एनकोडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये विचार को सामग्री में परिवर्तित करके संचार की प्रक्रिया शुरू करती है। इसका मतलब है जब सेंडर जो संदेश भेज रहा है, ठीक है, जो सेंडर है जब वो कोई मैसेज देता है, कोई भाषण दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, यानी कि सूचना कोई दे रहा है, तो जो उसका विचार है जब वो सामग्री में परिवर्तित करता है, फिर उसके बाद ही संचार शुरू होता है। ठीक है, तो जो उसके अंदर विचार है वो जब सामग्री में परिवर्तित होते हैं तो उसी को एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, और जब सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाती है, रिसीवर तक पहुंच जाती है, तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी, यानी कि जो प्राप्त करता है उसकी मुख्य जिम्मेदारी ये समझना है कि वक्ता क्या कहना चाहता है। और जब तक दूसरा पक्ष उस जानकारी को समझने या डिकोड करने में सक्षम नहीं हो पाता कि प्रेषक क्या संचार करना चाहता है, तब तक संदेश वास्तव में किसी काम का नहीं होता है। इसका मतलब है जो प्रेषक कह रहा है, सेंडर जो सूचना जो है देने की कोशिश कर रहा है, जब तक जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, उस मैसेज को, उस सूचना को समझ नहीं पा रहा है कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, तब तक जो है जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो किसी मतलब का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सेंडर है वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है, यानी कि विचार को सामग्री में परिवर्तित करता है, जिससे कि जो प्राप्त करता है उसे आसानी से समझ सके, और जो प्राप्त करता है वो जो सूचना है उसको जिस तरीके से वो समझ सकता है, वो अपनी समझ के अनुसार उसको परिवर्तित करता है। इसका मतलब है वो डिकोड करता है। ठीक है, तो ये इसकी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ओके, इस प्रकार एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रभावी संचार के दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनके बिना दो व्यक्तियों के बीच सूचना कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर ये दो चीजें नहीं होती हैं तो श्रेम का मॉडल भी उपरोक्त सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, अब इनके मॉडल में प्रेषक और रिसीवर के बीच कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब जो प्रेषक है वो रिसीवर का भी काम करता है, जो रिसीवर है वो प्रेषक का भी काम करता है। दोनों पक्ष समान रूप से संदेशों को इनकोड और डिकोड करते हैं, और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि संचार तब तक अधूरा है जब तक प्रेषक को प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया, इसका मतलब है फीडबैक, नहीं मिलता है। तो इसमें चूंकि ये जो इंटरैक्टिव मॉडल है, इसमें प्रतिक्रिया, फीडबैक को ऐड किया गया हुआ है। ठीक है, अब ये जो मॉडल है ये 3 चरणों में आता है, यानी कि 3 तत्व हैं इसके मुख्य रूप से: एनकोडिंग, डिकोडिंग और व्याख्या करना। ओके, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि जब तक जो प्रेषक है वो क्या कहना चाह रहा है उसको अच्छे से व्याख्या नहीं कर रहा है, और जो समझना प्राप्त करता है वो अच्छे से उसको अर्थ को समझ करके, डिकोड करके चीजों को समझ नहीं रहा है, तब तक जो है कोई भी संदेश पूरा नहीं होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर एनकोडर जो प्रेषक है वो क्या है, एनकोडर है, वो मैसेज यहां से दे रहा है और यहाँ पर जाकर के वो डिकोड हो रहा है, और फिर जो प्राप्त करता है वो एनकोडर का काम कर रहा है, वो यहाँ से मैसेज दे रहा है। ठीक है, ये एनकोडर यहाँ से मैसेज दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, और ये मैसेज पहुंच रहा है रिसीवर के पास, वो उसको डिकोड कर रहा है। फिर वो एनकोडर का काम कर रहा है, वो मैसेज दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हो एरो उल्टा है, और ये मैसेज जा रहा है, यहाँ पर ये डिकोड कर रहा है, यानी कि जो एनकोडर था, जो सेंडर था, वो अब उसको डिकोड करके डिकोडर का काम कर रहा है। ठीक है, इंटरप्रेटर का मतलब है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना अर्थ को। ठीक है, और यहाँ पर दोनों के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस काम करेंगे, यानी कि वो उसका अनुभव क्या है एनकोडर का, और यहाँ पर जो रिसीवर है, दोनों का एक्सपीरियंस क्या है ये भी मैटर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने 15 वर्षों से अपने कॉलेज मित्र से नहीं सुना है, यानी कि अपने कॉलेज मित्र से आप मिले नहीं हो, उससे बात नहीं किए हो 15 साल से। ठीक है, अचानक वो आपको कॉल करते हैं और आप एक दूसरे से अपडेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को बताना कि पहले क्या हुआ, अब क्या चल रहा है, कि उस दौरान क्या हुआ था जब आपने एक दूसरे को नहीं देखा था। ठीक है, तो इस उदाहरण में क्या होगा, आप और आपका मित्र समान रूप से संदेशों को एनकोड और डिकोड कर रहे हैं, और आपका
संचार समकालिक है और आप दोनों एक दूसरे के संदेशों की व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही एनकोडर और डिकोडर का काम कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो सेंडर है वो रिसीवर का काम कर रहा है, जो रिसीवर है वो सेंडर का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ही एक समय की बात कर रहे हो कि उस समय पर क्या हुआ जब दोनों लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा, उस समय आपके साथ क्या क्या हुआ और आपके मित्र के साथ साथ क्या हुआ, तो आप जो है दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हो, एक दूसरे को अपडेट दे रहे हो। तो क्या हो रहा है कि दोनों ही एनकोडिंग और डिकोडिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बता रहा है आप समझ रहे हो और वो आपका मित्र बता रहा है और आप समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के संदेश की व्याख्या कर रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फीडबैक की, कि जेनिफर ने सैम से कहा क्या तुम मेरे साथ एक फिल्म देखने चलोगे। ठीक है, सैम चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए सैम और जेनिफर के बीच जो बातचीत थी वो पूरी नहीं हो पाई। अगर सैम को फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो जेनिफर को अपनी अनिच्छा बता सकता था, उसके बारे में जवाब दे सकता था, कोई भी फीडबैक दे सकता था या फिर कोई रीजन था तो वो बता सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो संदेश था, उनकी बातचीत क्या हुई, वो पूरी नहीं हुई क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बताया कि वो जाना चाहता है या फिर नहीं जाना चाहता है, तो अपने कुछ भी उसने फीडबैक नहीं दिया। तो अगर वो फीडबैक दे देता तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पूरा हो जाता। ठीक है, और इस मॉडल को सर्कुलर प्रारूप या फिर गोलाकार मॉडल भी कहते हैं। गोलाकार मॉडल क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंडर रिसीवर का भी काम करता है और रिसीवर सेंडर का भी काम करता है, तो ऐसे ही गोल गोल वो ये जो है मॉडल घूमता रहता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव मॉडल में वेस्टली और मैकलिन मॉडल। वर्ष 1957 में ब्रूस वेस्टली और मैल्कम एस मैकलिन जूनियर द्वारा प्रस्तावित संचार का वेस्टली और मैकलिन मॉडल था। फ्रैंक डांस के विपरीत एक और मॉडल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रैंक डांस के विपरीत जो वेस्टली और मैकलिन है, इन ये मानते थे कि संचार पहले दिन से शुरू नहीं होता है, बल्कि वास्तव में तब शुरू होता है जब वक्ता को अपने बाहरी परिवेश से संकेत या फिर संदेश प्राप्त होते हैं। यानी कि इन्होंने कहा है, जो फ्रैंक डांस हैं अभी हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जो संचार होता है वो पहले दिन से शुरू हो जाता है, यानी जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम समझना शुरू करते हैं, तब से जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वेस्टली और मैकलिन का मानना था कि वक्ता को अपने बाहरी परिवेश यानी कि जो बाहर का वातावरण है उससे जब संकेत या फिर संदेश मिलता है तब संचार शुरू होता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। उदाहरण है कि एक व्यक्ति है जिम, जो कि एक प्रमुख विज्ञापन फर्म में के साथ काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि विज्ञापन जो एडवर्टाइज कंपनी है उसके साथ काम कर रहा है। उनका मुख्य उत्तरदायित्व है अपने ग्राहकों के लिए विज्ञापन का डिजाइन करना है। ठीक है, एक दिन वो जो अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहा था, यानी कि जब वो अपने रूम पर जा रहा था, तो उसने एक होर्डिंग देखी और उसमें एक विशेष उत्पादन का विज्ञापन देखा। उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थ को बुलाया, अपना शानदार विचार साझा किया जो उसी क्षण उत्पन्न हुआ जब उन्होंने होर्डिंग देखी। यानी कि जिम कोई व्यक्ति है जो कि विज्ञापन फर्म में काम कर रहा था, कंपनी में, और उसका मेन काम क्या था, विज्ञापन तैयार करना, डिजाइन करना। वो अपने रूम पर लौट रहा था तो उसने एक होर्डिंग देखी जहां पर एक विशेष जो है विज्ञापन देखा उस होर्डिंग पर, और उसी समय उसको आइडिया आया, बहुत ही अच्छा विचार आया, और उसने अपने जो है कंपनी में जो भी उसके सुपरवाइजर होंगे, जो भी उसके अपर लेवल पर होंगे लोग, तो उनसे उसकी अपनी बातों को साझा किया। ठीक है, शेयर किया, क्योंकि जो उसके विचार उत्पन्न हुए थे जब उसने होर्डिंग देखी थी। तो इस मामले में क्या हुआ, जो संचार है वो वास्तव में जिम द्वारा साइन बोर्ड से संदेश प्राप्त करने, यानी कि होर्डिंग से संदेश प्राप्त करने और फिर उसे अपने टीम के सदस्यों को भेजने के साथ शुरू हुआ। यानी कि जो ये बात कर रहे हैं कि बाहरी परिवेश से जब संकेत या संदेश मिलता है तब जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जब उसने होर्डिंग देखी तब उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो किस तरीके से जो है अपने विज्ञापन को बेटर बना सकता है। ठीक है, तो ये बाहरी परिवेश से उसको संदेश प्राप्त हुआ और तब उसने जो है उसको फॉलो किया। अब ये मॉडल परिवेश से आने वाले संकेतों और संचार की प्रक्रिया के बीच एक मजबूत संबंध मानता है, और इस मॉडल के अनुसार संचार की प्रक्रिया संदेश भेजने के बजाय संदेश प्राप्त करने से शुरू होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब तीसरा मॉडल है संचार का लेन देन मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लेन देन संबंधी जो संचार मॉडल है वो एक ही समय में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच होने वाली सूचनाओं के निरंतर आदान प्रदान को संदर्भित करता है। यानी कि एक ही समय में प्रेषक और प्राप्तकर्ता
दोनों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको बताता है। ये मॉडल दिखाता है कि हम अपनी बातचीत के दौरान न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं बल्कि रिश्ते बनाते हैं, अंतर सांस्कृतिक बंधन बनाते हैं और अपनी राय को आकार देते हैं। ये संचार को सामाजिक संबंध परक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर दो तरफा टू वे गतिशील प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। ओके, तो ये है संचार का लेन देन मॉडल। इसमें देख लेते हैं जो मॉडल इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला है बार्लोन का लेन देन मॉडल, ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल। इनके संचार की जो लेन देन मॉडल है उसके अनुसार संदेश भेजना और प्राप्त करना परस्पर अनन्य है। परस्पर अनन्य का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि जिसे दो घटनाएं बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि जो संदेश भेज रहा है वो किस तरीके से अपने जो है विचारों को सामग्री में परिवर्तित कर रहा है, और जो प्राप्त करता है यानी कि जो रिसीवर है वो किस तरीके से उसको जो है कन्वर्ट करता है, अपने मतलब डिकोड कर रहा है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, किस तरीके से उसको किस अर्थ में ले रहा है। तो दोनों ही चीजें अलग अलग है, क्योंकि एक ही समय पर हो रही हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग है। ये मॉडल बताता है कि संचार की प्रभावशीलता प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की जिम्मेदारी है, और मॉडल ये भी बताता है कि व्यक्ति अंतर सांस्कृतिक संबंध बनाने और समुदाय बनाने के लिए संवाद करते हैं। ठीक है, इनमें जो मुख्य तत्व हैं इनके मॉडल में एनकोडिंग, डिकोडिंग, संचारक, संदेश, संदेश में संकेत, वातावरण और शोर भी इंक्लूडेड है, और चैनल। ठीक है, और ये मॉडल हमारे संदेशों को प्रभावित करने में संकेतों की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, देख लेते हैं संकेतों की जो भूमिका की बात ये कर रहे हैं वो है क्या। तो ये 3 संकेतों की बात करते हैं। सार्वजनिक संकेत यानी कि जो पर्यावरण से संकेत मिल रहे हैं। दूसरा है निजी संकेत, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार और पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, और व्यवहार संबंधी संकेत, जो कि व्यक्ति का व्यवहार जो मौखिक या अशाब्दिक हो सकता है उससे जो संकेत मिलता है। ये 3 संकेतों पे जो है प्रभाव डालता है। ये सभी संकेत साथ ही पर्यावरण और शोर संदेश का भी हिस्सा है, और प्रत्येक संचार की प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव, दृष्टिकोण और विश्वास पर निर्भर करती है। यानी कि जो प्रतिक्रिया, जो वो फीडबैक देगा, वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है और उसका बिलीव्स क्या है, इन सब पर निर्भर करेगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट डांस का पेचदार मॉडल, डांस हेलिकल मॉडल इसको बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में आता है। डांस का जो मॉडल है वो संचार को एक गतिशील, गैर रैखिक, निरंतर और विकासवादी प्रक्रिया के रूप में बताता है। 1967 में फ्रैंक डांस द्वारा संचार का हेलिकल मॉडल प्रस्तावित किया गया था, और डांस ने संचार प्रक्रिया को हेलिक्स के समान माना। हेलिक्स होता क्या है देख लेते हैं। डांस का हेलिकल संचार मॉडल संचार को एक गोलाकार प्रक्रिया के रूप में देखता है, जो संचार के बढ़ने के साथ और अधिक जटिल होता जाता है। इसीलिए इसे नीचे डांस के हेलिकल संचार मॉडल आरेख के द्वारा इन्होंने सर्पिलाकार दर्शाया है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही और जटिल होता चला जाएगा। ठीक है, इस संचार मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया में हमें शामिल दूसरे पक्ष से जो फीडबैक मिलता है वो हमारे अगले कथन को प्रभावित करता है, और हम हर नए चक्र के साथ अधिक जानकार बन जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अधिक हमको जानकारी मिलती जाती है, हम अधिक जानकार होते चले जाते हैं, और जो है जो भी अगला पर्सन फीडबैक देता है, प्रतिक्रिया देता है, वो हमारे कथन को प्रभावित करता है, और उससे हमें और अधिक जानकारी मिलती है और हम और ज्यादा समझदार बनते हैं और ज्यादा हमारे पास ज्ञान आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नृत्य यानी कि डांस ने स्वयं अपने मॉडल को एक व्यक्ति द्वारा जीवन भर सीखने के उदाहरण से समझाया। जैसे कि एक व्यक्ति संचार के प्राथमिक तरीकों का उपयोग करके बहुत पहले ही अपने परिवेश के साथ संवाद करना शुरू कर देता है। कैसे? उदाहरण के लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, शिशुओं के रूप में हम अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोते हैं। देखिए, जब बेबी बच्चा कोई जन्म लेता है तो एक तो तब रोता है, ठीक है, उसके बाद वो अपने माँ का या फिर और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी ओर तब रोता है। बाद में शब्दों में बोलना सीखता है और फिर पूरे वाक्यों में बोलना सीखता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे दूसरे व्यक्ति से फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसमें जानकारी बढ़ रही है और उसके शब्द और मजबूत हो रहे हैं, वो और ज्यादा सीख रहा है। पहले वो रो रहा था, पहले कोई बच्चा रोता है, फिर बबलिंग आती है, एक अक्षर बोलना सीखता है, फिर वर्ड बोलना सीखता है, फिर सेंटेंस 2-3 शब्द के सेंटेंस बोलता है, फिर धीरे धीरे पूरे पूरे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। ठीक है,
और पूरी प्रक्रिया के दौरान हम अपने संचार को बेहतर बनाने के लिए जो जानते हैं उस पर काम करते हैं, यानी कि धीरे धीरे हमारा संचार और बेहतर होता चला जाता है। इसीलिए प्रत्येक संचार अधिनियम हमारे लिए ये सीखने का एक मौका है कि भविष्य में अधिक प्रभावी ढंग से कैसे संवाद किया जाए, और फीडबैक हमें अधिक प्रभावी संचार प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि जैसे जो हमें फीडबैक मिलता है उससे हम और ज्यादा बेटर होते चले जाते हैं। तो ये है इनका जो डांस का हेलिकल मॉडल। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो भी हमने 3 जो मुख्य मॉडल थे, ओके, रैखिक मॉडल, और दूसरा था एक ये लेन देन मॉडल हो गया, ठीक है, और दूसरा मॉडल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सॉरी, इंटरेक्टिव मॉडल। ठीक है, तो 3 मॉडल हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और इसके अंतर्गत जो भी मॉडल आते हैं वो भी हमने यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर समझ में आया है तो बेटर है। इसको इसका पीडीएफ मैं उसी पर जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, तो वहां पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इसको ले सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।